तो अगली यूनिट है हमारी अकाउंटिंग एज ए मेजरमेंट डिसिप्लिन वैल्यूएशन प्रिंसिपल अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो एलिमेंट ऑफ मेजरमेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इवेंट सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड और स्केल evaluation of dimension measurement standard और scale valuation either historical current को realizable value और present value, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में करने जा रहे हैं। सबसे पहला था मेजरमेंट। क्या है मेजरमेंट का बताओ। मेजरमेंट का पहला वो क्या है, प्रिंसिपल वगैरह क्या है? हाँ जी सर। वैसे एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मेजरमेंट हम लोग क्या किस उसमें करते हैं? अकाउंट में मेजरमेंट करना होता है, मेजरमेंट करेंगे तो किसी यूनिट में नापेंगे। हाँ जी। फाइनेंशियल होगा तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो रिकॉर्ड करेंगे। मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, इससे रिलेटेड नहीं पूछता, ठीक है। वैसे मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, नापना तोलना। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ से दिल्ली जाना है और मैं बोल भाई दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है, तो कितने मीटर में नापूंगा, वो 1 मीटर यूनिट है, ठीक है। ऐसे में अगर वेट को करूँ तो किलोग्राम हमारी, ग्राम हमारी यूनिट है। ऐसे अगर मैं यूटिलिटी नापूँ तो यूटिल्स मेरी यूनिट है, ठीक है। प्रोफेसर आर.जे. चैम्बर डिफाइंड मेजरमेंट एज असाइनमेंट ऑफ नंबर टू ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स according to rules set by the property to be measured, the scale to be used and the dimension of units। तो आर.जे. चैम्बर जो है उन्होंने कहा कि भाई मेजरमेंट क्या है, किसी भी चीज को नंबर देना, और वो नंबर उस यूनिट में होगा जिसमें बताया गया है कि ये चीज इस यूनिट में नापी जाएगी। जैसे मैंने कहा कि डिस्टेंस को हम लोग मीटर में नापते हैं, हाँ जी। ठीक है। तो कॉलर कह रहा है कि कॉलर डिफाइंड मेजरमेंट एज द असाइनमेंट। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। यस सर। कॉलर डिफाइंड मेजरमेंट एज द असाइनमेंट ऑफ अ सिस्टम of ordinal or cardinal numbers to the results of a scheme of inquiry or apparatus of observation according with the logical or mathematical। कहने का मतलब ये कि अपने कार्डिनल नंबर में हम लोग किसी चीज को प्रेजेंट करो तो हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं। ऑर्डिनल नंबर और ऑर्डिनल्स आर नंबर्स यूज्ड टू डिनोट द पोजीशन इन एन ऑर्डर सीक्वेंस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और कार्डिनल क्या होते हैं, 1 2 3 4 होते हैं। ऑर्डिनल क्या होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वगैरह होते हैं, 5 7 6 7। और कार्डिनल होते हैं 1 2 3 4, ठीक है। चैम्बर डेफिनेशन हैज बीन वाइडली यूज्ड टू जज हाउ फार अकाउंटिंग कैन बी ट्रीटेड एज अ मेजरमेंट डिसीजन। तो क्या चैम्बर की डेफिनेशन कहती है कि भाई क्या हम लोग अकाउंटिंग को एज ए मेजरमेंट डिसीजन यूज कर सकते हैं। तो कह रहा है कि 3 एलिमेंट है मेजरमेंट के। पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इवेंट टू बी मेजर्ड, अकाउंट में करते हैं। सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड स्केल टू बी यूज, हम लोग के प्रिंसिपल को यूज करते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड ऑफ स्केल, उसको इवैल्यूएट भी करते हैं। तो अकाउंटिंग भी एक मेजरमेंट का काम करती है। यहाँ से रिजल्ट क्या निकलता है, ऑब्जेक्ट और इवेंट टू बी मेजर्ड, ठीक है। वी हैव अर्लियर डिफाइंड अकाउंटिंग एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring and communicating economic information to permit informed judgment and decision by the users of the information। तो अगर हमने पहले ही डिफाइन कर रहे थे कि अकाउंटिंग में जो है हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, मेजरमेंट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं अपनी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन उन लोगों को जिन्होंने डिसीजन लेना है, जजमेंट लेना है, ठीक है। सो अकाउंटिंग एसेंशियली इंक्लूड मेजरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग में हमारी जो है मेजरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है। Decision makers need past, present and future information. For external users, generally the past information is communicated। तो जो डिसीजन मेकर होता है उनको पास्ट का भी डाटा चाहिए, प्रेजेंट का चाहिए, फ्यूचर का भी चाहिए। फ्यूचर को तो हम लोग नहीं दे सकते डाटा, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट वगैरह बनाकर दे देते हैं कई बार, लेकिन वो एक्चुअल तो नहीं होती, एस्टिमेशन गलती भी करते हैं। लेकिन हम लोग ज़्यादातर एक्सटर्नल अपने यूजर्स को पास्ट का देते हैं कि हमारी फर्म ने फलाना फलाना जो है प्रॉफिट कमाया। देयर इज नो यूनिफॉर्म सेट ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन इन अकाउंटिंग which are required for decision making। क्या सेट ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन नहीं है वहाँ पे जिस पर आप फॉर एग्जांपल डिसीजन ले, उसके लिए हमारे पास सेट ऑफ इवेंट और ट्रांजेक्शन नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा सेट। फॉर एग्जांपल इन कैश मैनेजमेंट वेरियस कैश रिसिप्ट एंड एक्सपेंसेस आर द नेसेसरी ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स। फॉर एग्जांपल के तौर पे कैश मैनेजमेंट में कैश के रिसिप्ट और एक्सपेंस जो होते हैं वो जरूरी है ऑब्जेक्ट और इवेंट। ऑब्वियसली द डिसीजन मेकर्स नीड past cash receipt and expenses data along with projected receipt and expenses।
तो जो Yes, डिपोजिट तो पुराना डाटा चाहिए भाई, कितना कैश आया था, कितना खर्च किया था, उसी हिसाब से वो आगे के लिए पैसे देंगे। ठीक है। जी, फॉर गिविंग लोन टू अ बिजनेस वन नीड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रीपेमेंट एबिलिटी, पॉपुलरली कॉल्ड डेब्ट सर्विसिंग और प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ठीक है। और अगर मान लो किसी बंदे ने लोन देना है तो उसको क्या चाहिए, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री कैसी है, क्या आप सही समय yes, पे। डेट सर्विसिंग का मतलब क्या होता है, लोन के बदले में इंटरेस्ट, शेयर के बदले में डिविडेंड, यही कहलाता है डेट सर्विसिंग। ठीक है सर। कहता वो कैसी है, दिस आल्सो इंक्लूड पास्ट इंफॉर्मेशन, करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स एज वेल एज द फ्यूचर प्रोजेक्शन। इट मे बी मेंशन्ड दैट पास्ट एंड प्रेजेंट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट कैन बी मेजर्ड with some degree of accuracy, but future event and object are only predicted, not measured। वो तो predict कर सकते हैं, उनको हम लोग measure कर सकते हैं future वाले। तो prediction is an Yes, sir. essential part of accounting information। prediction भी एक important part है accounting information। decision makers have to take decision about the unseen future for which they need suitable information। अगला आता है स्टैंडर्ड और स्केल, भाई किसमें मेजरमेंट करेंगे। इन अकाउंटिंग मनी स्केल है। अगर कोई भी इवेंट, कोई भी ट्रांजेक्शन मनी में व्यक्त हो सकती है, मनी में हम लोग उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो हम लोग उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अकाउंटिंग मनी इज द स्केल ऑफ मेजरमेंट। ठीक है। क्वांटिटी इंफॉर्मेशन इज आल्सो कम्युनिकेटिंग अलोंग विद मॉनेटरी इंफॉर्मेशन। मनी एज ए मेजरमेंट स्केल हैज नो यूनिवर्सल डिनोमिनेशन। इट टेक्स द शेप ऑफ करेंसी रूलिंग इन अ कंट्री। जैसे कि इंडिया में रुपी है, यूके में पाउंड है, जर्मनी में वो ड्यूट्शे मार्क है, और यूएसए में हमारा डॉलर है। ऑल्सो देयर इज नो कांस्टेंट एक्सचेंज रिलेशनशिप अमंग द करेंसी। और करेंसी का जो एक्सचेंज है वो भी फिक्स नहीं है। ठीक है। $1 के बदले में इंडिया का रुपये अगर 75 का है तो पाकिस्तान का 150 होगा, नेपाल का 300 होगा। ठीक है। अलग अलग होता है रिलेशनशिप भी। इफ वन बिजनेसमैन इन इंडिया टुक लोन $5 from a businessman of USA, he would enter the transaction in his books in terms of rupees। Suppose at the time of loan agreement exchange rate हमारा 50 था, तो कितना हो गया 25, 2,50,000 रुपये लोन ले लिया। Afterward the exchange rate has been changed to ₹55। At the change exchange rate, the loan amount becomes 2,75,000। So money as a unit of measurement lacks universal applicability across the boundary of a country unless a common currency in a bank। अगर अभी मनी मेजरमेंट जो उसमें लैक हो जाता है, कमी है कि हम लोग यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें चेंज आता रहता है। जब तक करेंसी सेम नहीं होगी, जब तक वो प्रॉब्लम करेगा। सिंस द रेट ऑफ एक्सचेंज फ्लक्चुएट्स between two currencies over the time, money as a measurement scale also becomes volatile। yes, Now the dimension of measurement scale। डायमेंशन मतलब कि कहाँ तक फैला हुआ है मेजरमेंट ऑफ स्केल। An ideal measurement scale should be stable over time। For example, if one buy 1 kg cabbage today, the quantity he receive will be the same if he will buy 1 kg cabbage 1 year later। एक साल बाद में खरीदेंगे। कहते भाई आइडियल मेजरमेंट जो स्केल है वो हमेशा स्टेबल होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कैबेज लेके आते हो 1 किलो आज और 1 किलो कभी फ्यूचर में, तो 1 किलो ही मिलेगा। हाँ जी, वो तो है नहीं कि भाई वो टाइम के साथ आधा किलो हो जाएगा। तो सिमिलरली द लेंथ ऑफ अ मीटर वन क्लॉथ विल नॉट चेंज इफ इट इज बोट अ फ्यू डेज लेटर। है ना, 1 मीटर का कपड़ा अगर है तो वो 1 महीने बाद भी उतना ही रहेगा, 1 मीटर ही रहेगा। दैट इज टू से अ मेजरमेंट स्केल शुड बी स्टेबल। That is to say, a measurement scale should be stable in dimension। Money as a scale of measurement is not stable। Money stable नहीं है। There हाँ occurs जी, a continuous change in the input output price। तो चेंज होता है, आपके इनपुट आउटपुट चेंज होता है। The same quantity of money may not have the ability to buy same quantity of identical goods at different rates। है ना। yes, The information of 1 year measured in money terms may not be comparable with that of another year। Suppose production and scale of a company in 2 different years say quantity 5,000 and sales is 5 lakh and quantity 45 year 1 में 5,000 पीस बेचे 5 लाख के, year 2 में 4500 बेचे 5 लाख का रेट। क्यों? क्योंकि रेट बढ़ गया होगा चीज का। ठीक है ना। लुकिंग एट द yes, sir, मॉनेटरी फिगर्स। आ रही बात समझ में। तो इसमें yes, sir, मनी में बताना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लुकिंग एट द मॉनेटरी फिगर, वन में बी glad for 8% sales growth rate
नहीं, रुपीज में देखो तो ग्रोथ हो गया 8% का, लेकिन असल में तो आपका डाउन हो गया 10%, Yes, आपका sir. प्रोडक्शन सेल्स डाउन हो गई है। द ग्रोथ इन्वेस्टिगेट थ्रू मॉनेटरी फिगर इज ओनली ड्यू टू प्राइस चेंज। लेट अस सपोज फर्दर दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर अबाउट मेंशन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखो, 5,000 पीस की 4 लाख थी और 40,100 की 4,50,000 है, ठीक है, तो ज़्यादा है। तो टोटल ग्रोस प्रॉफिट सेल्स में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फर्स्ट ईयर में जो हमारा Yes, जो प्रॉफिट हुआ वो 1 लाख का है, और जबकि सेकंड ईयर में वो 90,000 का है। दैट इज डिक्लाइन इन द ग्रोथ प्रॉफिट 10% बाय 10%, ठीक है। सो मनी एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज नॉट स्टेबल इन द डायमेंशन। द अकाउंटिंग मेजर्स इंफॉर्मेशन मोस्टली इन मनी terms which is not a stable scale having universal applicability and also not stable in dimension comparison over the time, so it is not an exact measurement of discipline, ठीक है। तो मनी में नापना ठीक नहीं है। अकाउंटिंग का जो अकाउंटिंग का जो मेजरमेंट डिसिप्लिन, how do you measure a transaction or an event? Unless the measurement base is settled, we cannot progress to the record keeping function of bookkeeping. तो जब तक हमें मेजरमेंट का बेस ना पता चले तब हम लोग बुककीपिंग नहीं कर सकते। इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड दैट अकाउंटिंग इज मेड फॉर जनरेटिंग इंफॉर्मेशन सुटेबल फॉर यूजर जजमेंट एंड डिसीजन, बट जनरेशन ऑफ सच इंफॉर्मेशन इज प्रोसीड बाय रिकॉर्डिंग, क्लासिंग, समराइजिंग डाटा। कह रहा है कि जो भी डाटा आप बनाओगे जजमेंट के लिए वो रिकॉर्डिंग वगैरह से निकल के आएगा, रिकॉर्डिंग, क्लासिंग, समराइजिंग करेंगे। By that process, it measures performance of the business entity by way of profit or loss and show its financial position. और आप जो परफॉर्मेंस दिखाते हो प्रॉफिट लॉस के थ्रू दिखाते हो। तो मेजरमेंट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग डिसिप्लिन, बट अ सेट ऑफ थ्योरम्स गवर्न द होल मेजरमेंट सब सिस्टम। कुछ थ्योरम्स हैं जो मेजरमेंट पे काम करती हैं। दीज थ्योरम्स शुड बी केयरफुली अंडरस्टूड टू नो हाउ द सीओजीएस ऑफ अकाउंटिंग विल वर्क। वो कैसे काम करता है, कोक्स कैसे काम करता है अकाउंटिंग व्हील का, वो समझना जरूरी है। Nowadays, accounting profession earmarked three theorems, namely going concern, consistency, and accrual as fundamental accounting rules. ठीक है, तो 3 ईयर मार्क्स है, थ्योरम्स हैं, 3 थ्योरम्स हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि नाउअडेज अकाउंटिंग प्रोफेशन की कौन सी 3 थ्योरम्स है, तो वो है हमारी गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल। yes, sir. These assumptions are taken for granted. Also, while measuring, classifying, summarizing, and also presenting various policy are adopted. ठीक है, तो जब हम लोग मेजरिंग कर रहे हैं, क्लासीफाई कर, समराइजिंग कर, प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी अलग अलग पॉलिसी हम लोग अडॉप्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग। ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है रिकॉर्डिंग वगैरह करना, विच डू नॉट फॉल विद इन द प्रीव्यू ऑफ मेजरमेंट डिसिप्लिन, जो कि मेजरमेंट डिसिप्लिन के अंदर नहीं आता। Therefore, we cannot simply say that accounting is a measurement discipline. तो हम लोग नहीं कह सकते अकाउंटिंग जो है मेजरमेंट डिसिप्लिन है। But in accounting money, in the unit of measurement, so let us take one thing for granted, that all transactions and events are to be recorded in terms of money only. Quantitative information is also required in many cases, but such information only supplementary to monetary. लेकिन अकाउंटिंग जो है वो मनी इज द यूनिट ऑफ फॉर मेजर अकाउंटिंग होता है। हमारे वैल्यूएशन प्रिंसिपल, वैल्यूएशन प्रिंसिपल हमारे 4 हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कर लो, करंट कॉस्ट पे कर लो, या रिलाइजेबल वैल्यू पे कर लो, या प्रेजेंट वैल्यू पे कर लो। प्रेजेंट वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है, अगर देखो मैं प्रेजेंट वैल्यू बताऊँ, मान लो आज 10 रुपए की जो वैल्यू है, जब हम लोग बच्चे थे उस टाइम 10 रुपए की वैल्यू क्या होती है? 10 रुपए सच अ ह्यूज बिग अमाउंट, और आज 10 रुपए कुछ भी नहीं है, कोई बच्चा लेके भी नहीं जाएगा स्कूल, जाकर मैं तो ले आता 10 रुपए में क्या, ठीक है। तो अगर मैं और आज के टाइम में के 10 रुपए की वैल्यू में 10 साल बाद के निकालूं, तो थोड़ा प्रेजेंट वैल्यू होती है, और वो हमेशा कम आती है, ठीक है। Yes, एक sir. डिस्काउंटिंग फैक्टर चीज काम करती है, जो रेट चलता है, जैसे मान लो 10% का है, ठीक है, और मैं 100 रुपए की वैल्यू अगर निकालना चाहता हूँ 10% पे, तो कितनी आएगी? 90 रुपए 90 पैसे आएगी। कैसे निकालेंगे हम लोग? एक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बनाते हैं, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.10। 1 को मैं डिवाइड करूँ 1 प्लस 0.10 से, 1.10 से, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.909। वो हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है 1 रुपए की 1 साल बाद। तो बाहर से कैलकुलेटर दबाऊंगा,
तो दूसरे साल क्या है कि ऐसे प्रेजेंट वैल्यू बनती है, तो प्रेजेंट वैल्यू जो हमेशा कम होती है आगे के सालों। चलो तो हम लोग बात करें हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट है मतलब कि जितने हम लोग खरीद के लाए थे। Historical Yes. cost, it means acquisition price. For example, the businessman paid rupees 7 lakh to purchase the machine and spent rupees 1 lakh on its installation. Its acquisition price including installation charges is rupees 8 lakh. The historical cost of machine की कितनी होगी? 8 लाख होगी थी। 7 लाख की हमने खरीदी थी, 1 लाख उस पे लगाने के खर्च किए, तो टोटल हमारी 8 लाख की पड़ी। Yes, sir. According to this base, assets are recorded at an amount of cash or cash equivalent paid at the time of acquisition. तो इस बेस पे हम लोग तब रिकॉर्ड करते हैं जब हमने कैश या कैश इक्विवेलेंट दिया है, चाहे हमने चेक दिया है, हमने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है। तो लायबिलिटी है रिकॉर्डेड एट द अमाउंट ऑफ प्रोसीड रिसीव्ड इन एक्सचेंज फॉर द ऑब्लिगेशन। और लायबिलिटी कैसे रिकॉर्ड करते हैं, हमने भाई बदले में कितना उससे रिसीव किया है, क्या प्रोसीड मतलब पैसा ही होता है, तो हमने रिसीव किया है और उसके एक्सचेंज में हमारे पास ऑब्लिगेशन आ गई, जिम्मेदारी आएगी। इन सम सर्कमस्टेंसेस अ लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड एट द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड टू सेटिस्फाई इट इन द नॉर्मल कोर्स। तो कई बार हम लोग ये लायबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं, हमने कितना पैसा चुकाना है मार्केट में वापस कि वो हमारी लायबिलिटी सेटिस्फाइड होगी, उसके लिए एग्जांपल देखो, व्हेन अ बिजनेसमैन टेक्स रुपीस 5 लाख लोन फ्रॉम अ बैंक एट 10% इंटरेस्ट पर annum, it is to be recorded at the amount of proceeds received in exchange for the obligation। कितना रुपया? 5 लाख रुपए रिकॉर्ड कर ले। Here the obligation is the repayment of loan as well as payment of interest at an agreed rate that is 10%। तो कह रहा है यहाँ पे जिम्मेदारी क्या है कि आपने लोन की रिपेमेंट करनी है और साथ में उसका ब्याज भी देना है 10%। प्रोसीड रिसीव हुई है 5 लाख की, इट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। टेक अदर केस रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स लायबिलिटी। अब एक और एग्जांपल ले रहे हैं इनकम टैक्स लायबिलिटी का। यू नो एवरी इंडिविजुअल हैज टू पे इनकम टैक्स ऑन इनकम इफ इट एक्सीड्स सर्टेन मिनिमम लिमिट। ठीक है, वहाँ पे एक हमारा जो है स्लैब रेट होता है एक पर्टिकुलर लिमिट तक, जैसे 0 से 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, उसके बाद हाँ जी। टैक्स लगना शुरू होता है, तो वहां से हमारी ऑब्लिगेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, बट द इनकम टैक्स लायबिलिटी इज नॉट सेटल्ड इमीडिएटली व्हेन वन अर्न्स हिज इनकम। आज मैंने इनकम करा है, आज ना मैं टैक्स जमा कराऊंगा, मैं साल के एंड में सारे कैलकुलेट करूंगा, जब मैं टैक्स दूंगा। इनकम टैक्स अथॉरिटी सेटल इट सम टाइम लेटर व्हिच इज टेक्निकली कॉल्ड असेसमेंट ईयर। हम लोग असेसमेंट ईयर बोलते हैं, और असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर सेम ही होती है। देखो जैसे ये साल चल रहा है 2022, हमारा चल गया 2022-23 चल रहा है। ठीक है, तो हाँ 2022-23 में मैं 2021-22 2021-22 का टैक्स जमा करा, तो इस साल में पिछले साल का टैक्स जमा करा रहा हूँ, तो इस साल को मैं बोलूंगा असेसमेंट ईयर जिसमें मैंने एसेस किया अपना टैक्स, और जमा करा रहा हूँ पिछले साल का, तो उसको बोलूंगा प्रीवियस। यानी कि एक असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर का टैक्स जमा होता है। अरे बात समझ। ठीक है सर। Then how does the record this liability as per historical cost base? It is recorded at an amount expected to be paid to discharge the liability। यदि मेरे को लगता है कि मैं साल के अंत तक इतनी अर्निंग कर लूंगा, तो उसके हिसाब से मैं प्रोविजन बनाना चलूंगा। बैलेंस शीट में आपने देखा प्रोविजन फॉर टैक्स, तो प्रोविजन फॉर टैक्स क्या हमारा अंदाजा है कि शायद मेरे यस को सर। इतना देना पड़ेगा, उससे ज्यादा भी देना पड़ सकता है, उससे कम भी देना पड़ सकता है। ठीक है, ठीक है सर। दूसरा था करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट हमारा क्या है कि आज की कॉस्ट क्या है। एग्जांपल देखो, मिस्टर एक्स परचेज अ मशीन ऑन 1 जनवरी 2011 एट 7 लाख। एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस ही हैज टू रिकॉर्ड इट एट रुपीज 7 लाख दैट मीन प्राइस। एज ऑन 1 2020 मिस्टर एक्स फाउंड दैट इट वुड कॉस्ट 25 लाख। कह रहा है कि 2020 में आके उसने देखा कि अगर मैं आप खरीदने जाऊं इस मशीन को तो 25 लाख की मिल रही है। टेक ऑल्सो दैट मिस्टर एक्स टुक लोन फ्रॉम अ बैंक एज ऑन 1 रुपीज 5 लाख तो उसने लोन लिया था। जब वो मशीनरी लाया था 1 जनवरी 2011 को 7 लाख रुपए की, उसने उससे 5 लाख का लोन लिया था। और उस पे वो जो है इंटरेस्ट दे रहा था 18% का, रिपेबल एट द हाँ एंड ऑफ जी। 15th ईयर टुगेदर विद इंटरेस्ट। 15 साल बाद उसने जो है सारा का सारा पैसा वापस करना है विद इंटरेस्ट। As on 1/1/2020, the bank announced 1% prepayment penalty on the loan amount if it is paid within 15 days starting from that day। कह रहा है कि अगर जो आपने पेमेंट अभी कर दी तो आपको पेनल्टी लग जाएगी जल्दी पेमेंट देने की। प्री पेमेंट पेनल्टी पहले लगती थी, आजकल तो बंद हो गई है।
पर कुछ तो पार्टी लेते हैं। तो एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट द लायबिलिटी रिकॉर्डेड एट 5 लाख एट द अमाउंट ऑफ प्रोसीड रिसीव्ड इन एक्सचेंज ऑफ ऑब्लिगेशन एंड द एसेट इज रिकॉर्डेड एट 7 लाख। करंट कॉस्ट गिव्स एन ऑल्टरनेटिव मेजरमेंट बेस, मैं एक ऑल्टरनेट देता करंट कॉस्ट as are carried out at the amount of cash or cash equivalent that would have been to be paid if the same or equivalent asset was acquired currently। कह रहा है कि जो एसेट हमने खरीद रखी है 7 लाख की, अगर मैं आज खरीदने जाऊंगा तो उसका मतलब अमाउंट पता चल जाएगा 25 लाख का मिल रहा है। ठीक है, Yes, sir. लायबिलिटी आर कैरिड at the undiscounted amount of cash or cash equivalent that would be required to settle the obligation। ठीक है, so as per current cost base the machine value is 25 lakh while the value of bank loan is rupees 5 lakh। अभी वैसे ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट चलता नहीं है, करंट कॉस्ट का हम लोग लेते नहीं है। अब भाई रिलाइजेबल वैल्यू, सपोज मिस्टर एक्स फाउंड दैट he can get 20 lakh if he would sell the machine purchased। कहता है मिस्टर एक्स को पता चला कि अगर वो आज अपनी मशीन बेचेगा तो उसे 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, ऑन फर्स्ट 2011 पेइंग 7 लाख, जिसके लिए उसने 7 लाख रुपए दिए थे, and which would cost 25 lakh in case he would buy it। अगर मैं 7 लाख की मैंने मशीन खरीदी थी, वो अगर मैं आज बेचने जाऊँ तो 20 लाख की बिक जाएगी, लेकिन अगर वही मशीन में खरीदने जाऊँ तो 25 लाख की मिलेगी। और उसने ठीक है उसके लिए लोन भी लिया था। टेक ऑल्सो दैट मिस्टर एक्स फाउंड दैट he had no money to pay off bank loan of रुपीज 5 लाख करंटली, तो 5 लाख रुपए करंटली पे करने के लिए भी चाहिए, यानी 25 लाख ऐसे बढ़ रहे हैं कि 20 लाख की मशीन बढ़ रही है, 5 लाख का उसको लोन भी पे करना। As per realizable value, assets are carried at the amount of cash or cash equivalent that could currently be obtained by selling the asset in an ordinary disposal। तो रिलाइजेबल वैल्यू क्या है, अगर मैं आज नॉर्मली बेचने जाऊँ तो जो भी कैश है कैश इक्विवेलेंट मिलेगा वो वैल्यू को हम लोग बोलते हैं रिलाइजेबल वैल्यू। Yes, sir. हैवजार्ड डिस्पोजल में यील्ड समथिंग लेस, लेकिन आप जल्दबाजी में बेचोगे तो हो सकता है कोई कम मिले। लाइबिलिटी आर कैरिड एट देयर सेटलमेंट वैल्यू, और लाइबिलिटी हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं उसकी सेटलमेंट वैल्यू पे, दैट इज द अनडिस्काउंटेड अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट एक्सपेक्ट टू बी पेड। जिसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आप पेमेंट दे रहे हो, आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। सो द मशीन शुड बी रिकॉर्डेड एट ₹20 लाख एंड द रिलाइजेबल वैल्यू जो है उसकी, और बैंक लोन जो है वो 5 लाख पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जो कि हमने। अब आता है ठीक है प्रेजेंट, सर। प्रेजेंट वैल्यू वाला है जो मैंने बताया था तुम्हें। प्रेजेंट वैल्यू जो है कम होती है। सपोज करो 1/1/2024, टेक इट एज टाइम फॉर रेफरेंस। नाउ थिंक द मशीन परचेज बाय मिस्टर एक्स वर्क फॉर अनदर 10 years and is supposed to generate cash at rate 1 lakh पर annum। अगर मिस्टर एक्स जो मशीन लेके आया था वो उसको हर साल 1-1 लाख रुपए कमा के देगी, और उसने लोन लिया था 5 लाख रुपए का। ठीक है ठीक सर। है, और उसका इंटरेस्ट वो जो पेमेंट करनी है उसने 31/12/2026 को वो पेड भी करना है, और एनुअल इंटरेस्ट जो है 90,000। ये सारी बातें बताएंगे। दोबारा से बोलता हूँ कि मिस्टर एक्स ने एक मशीन खरीद रखी थी, जब ऊपर 7 लाख की बढ़ते आ रहे हैं, वो 10 साल तक चलेगी, हर साल 1-1 लाख रुपये कमा के देगी, और उसने जो है एक लोन ले रखा है 5 लाख का, और उसको हर साल जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा 90,000। As per present value, an asset is carried at the present discounted value of the future net cash inflow that the item is expected to be generated in the normal course of business। तो कहता है कि हम लोग जो है डिस्काउंटेड वैल्यू पे लेंगे, प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू पे लेंगे जो फ्यूचर नेट कैश इनफ्लो जनरेट होने हैं उस पर। लायबिलिटी कैन एट द प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश इनफ्लो, और जो लायबिलिटी है वो भी प्रेजेंट वैल्यू पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मैंने बताया कि अगर 100 रुपये है, 100 रुपये का मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% में निकाल दूँ और 90 रुपये निकल जाता है, तो वैसे रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो द टर्म डिस्काउंट कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो लीड टू अ लिटिल एलॉबरेशन। कहते हैं 100 रुपये आपके हाथ में है 1/1/2020, इज नॉट रिलेवेंट टू 100 इन हैंड एज ऑन 31/12/2020। तो 100 रुपये जो आपके साल के शुरुआत में थे वो इक्विवेलेंट नहीं होंगे जो आपके साल के एंड में 100 रुपये। There is a time gap of 1 year. If Mr. X had ₹100 on 1st January, he could use it at that time. If he received it only on 31/12/2020, he had to sacrifice his use for a year। क्या अगर 1 तारीख को उसका पैसा तो उसका खर्च कर सकता है, और 31 तारीख को बड़ा तो उसको उसका वैल्यू सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। The value of this sacrifice is called time value of money। Mr. X would sacrifice, he would agree to take money on 31/12 if he had been compensated for sacrifice। और वो जब कब एक्सेप्ट करेगा, अगर उसको 100 रुपये मिलने हैं साल के एंड में, तो वो कब सेक्रीफाइस कब लेगा,
या उसके सेक्रीफाइस का कंपनसेशन मिले। तो रैशनल मैन विल नेवर एक्सचेंज 100 रुपये एक तारीख के। भाई मैं, कोई बंदा भी नहीं लेगा। अगर मेरे को आज आपको 10,000 रुपये पेमेंट देनी है, तो आप क्या 1 साल बाद 10,000 रुपये ही ले लोगे? नहीं सर। नहीं लोगे। 10,000 रुपये कुछ तो जोड़ के लोगे। और वो जो कुछ जोड़ के जो लेते हैं, वो हमारा कंपनसेशन सेक्रीफाइस का। क्योंकि 1 साल बाद 10,000 रुपये की 10,000 रुपये वैल्यू नहीं रहेगी, वो घट जाएगी ड्यू टू प्रेजेंट वैल्यू। यस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे और उस हिसाब से उसको कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है। ठीक है सर। और देखो ये है प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला जो मैंने बोला था, 1/1 + i वाला जो था। और जितनी भी इसकी साल की पावर है वो वाली, जैसे उनका 20% पे है, 20% की वैल्यू। देखो कैलकुलेटर उठाओ, एक बार दबाओ, 1/1.2 दबाना कैलकुलेटर। 1/1.2। तो कितनी वैल्यू आई? 0.83। इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1 लाख। 83,000। यही आएगा। ठीक है ना, तो ये है प्रेजेंट वैल्यू का। इन्होंने गलती तरीके से निकाल के दिखा रखा है, लेकिन बहुत बेकार। ये डिवाइड करके दिखा रहे हैं इससे। ठीक है, तो ये एक्चुअली में उसकी वैल्यू निकालो 1 डिवाइड करके और मल्टीप्लाई कर दो, तो आराम से वैल्यू ठीक। मैंने निकल आती है प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू काम कर रहा है, यहाँ पे फैक्टर काम कर रहा है, जिसकी वजह से वैल्यूएशन सारी की सारी आ रही है। चलो, तो टोटल ऑफ दीज ये हमने कर लिया टोटल। देखो ये सारी इसने प्रेजेंट वैल्यू निकाली। अब किस डिस्काउंट फैक्टर का मुझे नहीं पता, क्योंकि 20% पे तो नहीं है। 20% तो पहली 83 समथिंग आ रही थी, इन्होंने पता नहीं किस पे निकाली है। तो टोटल ऑफ दीज प्रेजेंट वैल्यू, ये जो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली, इन सब का टोटल 4,90,240। ठीक है, सिंस द मशीन परचेज बाय मिस्टर विल प्रोड्यूस कैश इक्वल टू इतना। अच्छा, वो 1,00,000 रुपए के ऊपर जो आ रही थी बात, 1,00,000 रुपए इकट्ठे करेगा। तो ये जो है 2029 तक, यानी 10 साल बाद इतने पैसे इकट्ठे करेगा एक्चुअल में। यानी हमें तो देखने लगा 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000, 6,00,000, 7,00,000। हमें तो लगा था 9-10 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, पर एक्चुअल में प्रेजेंट वैल्यू के साथ कितनी वैल्यू है? सिर्फ 4,19,240, 4,90,246। ठीक है सर। Here, Mr. X will receive ₹1 lakh at different points of time. These are cash inflow. In the other example, he has to pay interest and principal of the bank loan. These are cash outflow. ठीक है, तो इन्होंने एन्युटी बताई। देखो इन्होंने एन्युटी निकालने का तरीका बताया, मैं आपको बड़ा अच्छा तरीका बताता हूँ एन्युटी निकालने का। कैलकुलेटर उठाओ, इसने का 20% का है ना, कैलकुलेटर उठा लिया। 1 डिवाइड जी। बाय 1.2 हाँ जी। इक्वल टू, इक्वल टू एम प्लस दबाओ, M+। हाँ एक हो जी। गया। फिर इक्वल टू एम प्लस दबाओ, इक्वल टू M+। हाँ जी। वो हो गया। फिर इक्वल टू एम प्लस 3, हाँ जी। इक्वल टू एम प्लस 4, हाँ जी। इक्वल टू एम प्लस 5 हो गया, हाँ जी। इक्वल टू एम प्लस 6 हो गया, यस सर। इक्वल टू एम प्लस 7 हो गया, यस सर। इक्वल टू एम प्लस 8 हो गया, ठीक है। इक्वल टू एम प्लस 9 हो गया, हाँ जी। इक्वल टू एम प्लस 10 हो गया। यस सर। अब एम आर सी दबा दो, एम आर सी। दबा दिया सर। जितनी वैल्यू है इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये आ रही है सर 4,58,000। ठीक एक है। मिनट, ज्यादा आ रही है सर। कितने आ रही है? कितनी है सर? आप ऊपर बताओ वाली? कितने, आप बताओ कितने। मेरी तो सर ज्यादा आ रही है। 4,55,000 के करीब आ रही है। हाँ जी। तो वो हमारी एन्युटी वैल्यू है इन 1-1 लाख रुपए की, अगर लगातार आ रही है। ठीक है सर। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं परहैप्स यू आल्सो नो द एन्युटी रूल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ए इज ए एन्युटी इक्वल टू जी 1/3 n। इन्होंने लगाया है ए अपॉन आई इंटू में 1 - 1/1 + n। यस सर। मैथ्स में है सर। ये 20% को 4 लाख, ये कैसे आ सकती है वैल्यू? ये कैसे आ क्या सकती सर? है 20% पे ये वैल्यू कैसे आ सकती है? 69 ठीक है, फिर ये गलत लगा, यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक है, तो पूरे में मिस्टेक।
तो 2% श्योर हूँ क्योंकि मैं एफएम पढ़ाता हूँ, मुझे सारी वैल्यू से पता है जो वैल्यू आएगी। लेकिन आ रहा है 4,70,094 नहीं है। चलो जो भी है, इन्होंने गलती कर रखी है, जो मैंने बताया उस तरीके से एन्युटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है सर। पेपर में तो आना नहीं है, जानकारी के लिए था। चलो, मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन। Value relate to the benefit to be derived from object, ability, or idea. To the economist, value is the utility of a economic resource to the person contemplating or enjoying its use. In accounting, to mean value of an object, ability, or idea as a monetary surrogate is used. That is to say, its value is measured in terms of money. तो वही बात कर रहा है, वैल्यूएशन और जो है हमारा सारा हमारा मनी में होता है। अकाउंटिंग एस्टिमेट पढ़ लेते हैं, क्या है ये, कितना सा रह गया। Earlier in this unit, we have learned how to measure a transaction which had already taken place and for which either some value or money has been paid or some value of principal are to be adopted for their measurement. तो मुझे क्या अभी हमने चैप्टर में पढ़ा कि ना वैल्यूएशन वगैरह कैसे करते हैं। But there are certain items, कुछ items हैं which have not occurred, therefore cannot be measured using values of principal. Still, they are necessary to record in the books of account. मतलब बहुत सारी चीजें अभी हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते वैल्यूएशन प्रिंसिपल से, लेकिन वो रिकॉर्ड करना जरूरी है। एग्जांपल के तौर पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, फॉर सच आइटम वी नीड सम वैल्यू इन सच अ सिचुएशन, रीजनेबल एस्टिमेट बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग सिचुएशन इन पास्ट एक्सपीरियंस आर मेड। तो अगर आपको प्रोविजन बनाना डाउटफुल डेट्स पर, तो हमें पुराना सारा रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कि कब कब किस किस बंदे की पेमेंट नहीं आ रही और किस किस के पेमेंट बनने के चांस है, और हमें कितना पहले से प्रोविजन करके चलना पड़ेगा। The measurement of certain assets and liabilities is based on estimate of uncertain future. तो अगर हमें मेजरमेंट करना है करंट एसेट और लाइबिलिटीज का, तो हमें जो है फ्यूचर के बारे में अंदाजा लगाना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी इनहेरेंट इन बिजनेस एक्टिविटी, मैनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स कैन नॉट बी मेजर्ड विद प्रिसिजन बट कैन ओनली बी एस्टिमेट। तो पक्के तौर पर हम लोग किसी चीज़ का आइडिया नहीं लगा सकते क्योंकि सारी अनसर्टेनिटी है, ठीक है। फिर वो एस्टिमेट की जा सकती है। देयरफॉर द मैनेजमेंट मेक्स वेरियस एस्टिमेट एंड अजम्पशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस एज ऑन डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल। तो बहुत सारे अजम्पशन पे काम करते हैं कि हमने एसेट लायबिलिटी कैलकुलेट करनी, इनकम एक्सपेंस की वो करनी, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं और बैलेंस शीट को करना है। Such estimates are made in connection with the computation of depreciation, amortization, impairment losses, as well as accruals, प्रोविजंस एंड एम्प्लॉय बेनिफिट ऑब्लिगेशन। ये सारे की सारी चीजें लोग ध्यान में रखते हुए अपने एजुकेशन से काम करते हैं। ऑल्सो एस्टिमेट में भी रिक्वायर्ड इन डिटरमाइनिंग द बैड डेट, यूजुअल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन आइटम और प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेंटरी ऑफ करेंसीज। अगर इनको टेंशन लेके चलनी पड़ती है, ये सारे हमें एस्टिमेशन लगाने पड़ते हैं। कितनी बैड डेट हो जाएगी, एक ऐसे हमारी कितने साल चलेगी, और चलेगी तो उसका कितने रुपए की बिकेगी, और इन्वेंटरी कितना खराब हो जाएगा, ये सारे अंदाजे इनको लगाने पड़ते हैं, एस्टिमेट लगाने पड़ते हैं। ठीक है सर। The process of estimation involves judgment based on the latest information. तो जो हमारे जो एस्टिमेशन होगा वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगा। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मतलब पिछले एक साल की। An estimate may require revision if changes occur regarding circumstances on which the estimate was based, or as a result of new information, more experience or subsequent development। कोई खास बात नहीं, एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं कि a company incur expenditure of 10 lakh on development of patent। एक डिजाइन बनवा रहे हैं, पेटेंट जानते हो क्या होता है? यस सर। क्या होता है? सर राइट्स लेते हैं हम किस चीज के? कि उसको कोई यूज नहीं कर सकता है हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला, डिजाइन वगैरह होता है सब कुछ, ठीक है। तो उसको हम लोग पेटेंट लगाते हैं। नाउ द कंपनी हैज टू एस्टिमेट दैट फॉर हाउ मेनी इयर्स द पेटेंट वुड बेनिफिट द कंपनी। अब कंपनी को ये एस्टिमेट करना पड़ेगा कि भाई कितने साल तक फायदा पहुंचाएगी। दिस एस्टिमेट शुड बी बेस्ड ऑन द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लॉजिकल जजमेंट। तो ये एस्टिमेशन इसमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं जब चीज को पेटेंट करा रहा हूँ तो कितने साल उनको फायदा देगी, कितना नुकसान देगी, वो सारा कैसे चलेगा कि भैया लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। तो कहता है कंपनी डीलिंग इन लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट यूज ए परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड फॉर रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग। ये कि ये कॉस्ट का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कंप्लीशन मेथड लगता है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड लगता है।
मैंने क्या क्या डाल दिया उन्होंने इसके अंदर, जो बच्चों के सबके ऊपर से जाने वाला है। ठीक है, कहता है कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली कंपनी है, वो जो है अपना जो मेथड लगाती है, परसेंटेज कंप्लीशन के हिसाब से लगाती है कितना रेवेन्यू हम लोग अर्न करेंगे। एक्चुअली मान लो मेरे को ब्रिज अगर मिला है बनाने के लिए हाईवे पे, तो मैं जितना जितना काम कंप्लीशन करते जाऊंगा उसके हिसाब से जब पेमेंट आती है। यस अगर आप सर। अगर आप मकान का लोन लो तो जितना जितना मकान आप कवर करते जाएंगे उतना उतना मकान का आपको पेमेंट आती रहेगी, है ना, यही हाँ रूल जी। होता है। तो कह रहा है कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं वो भी यही लगाते हैं कि जैसे परसेंटेज कंप्लीशन, खैर फॉर्मूला होता है आप कोर्स जब पढ़ोगे अगले पढ़ाओ में अपने इंटरमीडिएट तो समझ में आएगी ये बात। तो कहता है अंडर दिस मेथड द कंपनी हैज टू मेक एडुकेट प्रोविजन फॉर अनसीन कंटीजेंसीज which can take place while executing the remaining portion of the contract। यस सर। तो इसमें हमें जो बहुत सारे प्रोविजन लेने पड़ेंगे, अनसीन कॉन्टीजेंसी के बारे में सोचना पड़ेगा कि भाई बाकी जो पोर्शन हमारा पूरा होगा वो कुछ ना कुछ इतनी प्रॉब्लम तो नहीं आएंगी। फिर प्रोविजन फॉर अनसीन कंटीजेंसी रिक्वायर्स एस्टिमेशन, देयर मे बी एक्सेस और शॉर्ट प्रोविजन which is to be adjusted in the period when it is। तो जो अनसीन कंटीजेंसी है उनके लिए हमें एस्टिमेशन लगाने पड़ेंगे, उनके लिए हमें प्रोविजन बनाने पड़ेंगे और फिर अकॉर्डिंगली उनको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी जब वो कचान में आ जाए। Company has to provide for taxes, which is also based on estimation, as there can be some interpretational differences on account of which tax authority may either accept the expenditure or refuse it। तो कंपनी को जो है टैक्सेस के बारे में भी अपने एस्टिमेशन लगाने पड़ते हैं, ठीक है। यस सर। और हो सकता है कि टैक्स में डिफरेंस आ जाए, तो दिस विल अल्टीमेटली लीड टू डिफरेंट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो ये था चैप्टर। आज मेरे पेट में बहुत तेज दर्द होने जा रहा है, समझ नहीं आ रहा क्यों। चलो, तो पहला क्वेश्चन हमारा टू और फोर्स का क्या कह रहा है, कह रहा है देयर आर फोर जनरली एक्सेप्टेड मेजरमेंट। ट्रू। तो टू है या फोर्स है। जनरली एक्सेप्टेड मेजरमेंट बेस, क्या फ्यूचर वैल्यू पे हम लोग लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू होता है, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट सही है, करंट कॉस्ट सही है, रिलायबल वैल्यू सही है, लेकिन चौथा जो है वो प्रेजेंट वैल्यू होता है, फ्यूचर वैल्यू पे नहीं करते। ठीक है। हाँ जी सर। अगला है हिस्टोरिकल मींस प्राइस पेड एट द टाइम एक्विजिशन। यस सर। As per future value, assets are carried at the amount of cash or cash equivalent that could currently be obtained by selling the assets in an ongoing disposal। अगर फ्यूचर वैल्यू का मतलब है कि हम लोग जो आज बेच सकते हैं उसकी वैल्यू, तो फ्यूचर वैल्यू की तो हमने बात ही नहीं की मेरे चैप्टर में, हमने केवल हाँ प्रेजेंट जी वैल्यू की सर। बात की है, तो फॉल्स हो गया। फॉल्स। अब आया हमारा फोर, अभी ये समझने वाला है। At present value, liability carried at the value of future net cash outflow that are expected to be required to settle the liability। क्या हम ऐसा करते हैं, लाइबिलिटी पेड करने के लिए क्या हम लोग फ्यूचर नेट कैश आउटफ्लो निकालते हैं? नहीं सर। नहीं, एसेट्स के लिए हम लोग निकालते हैं पर लाइबिलिटी के लिए नहीं निकालते। लाइबिलिटी तो जितनी है उतनी भी जाती है, अनडिस्काउंटेड होती है वो, तो हम लोग निकाल प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। बहुत हो गया। एबीसी परचेज मशीनरी अमाउंटिंग रुपी 10 लाख ऑन 1 अप्रैल, 31 मार्च सिमिलर मशीनरी रुपी परचेज बाय 20 लाख। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है?